ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 years ago the average age of a family of 5 members was 33 years. Now 3 new members join whose ages are in ascending order with consecutive gaps of 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 9 years ago, what is the age of the youngest new member? 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जुड़ते हैं जिससे जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की वर्तमान आयु औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे छोटे नए सदस्य की आयु क्या होगी? देखिए, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 साल पहले कितनी थी? 33 साल। 33 साल थी, 5 सदस्य थे, मीन्स इन सब की टोटल एज कितनी आ जाएगी? 165, है ना, इतने साल। 9 वर्ष पहले इन 5 सदस्यों की टोटल एज थी 165। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 9 साल 9 साल 9 साल 5 लोगों में बढ़ जाएंगे तो 9 5 जा 45 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 45। मीन्स प्रेजेंट में इनकी एज का जो सम होगा, प्रेजेंट में इनकी एज का सम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सम। प्रेजेंट में इनकी एज का सम क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 550 16 4 20 210 ईयर्स। प्रेजेंट में इनकी एज का सम बच्चों कितना आ गया? 210। अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की एज में 8 वर्ष का अंतर है। तो अगर एक की एज x है तो दूसरी की एज क्या होगी? x + 8 और इसकी एज क्या होगी? x + 16। ये 3 मेंबर्स और इसमें क्या हो गए? ऐड हो गए। कौन कौन से? इनमें से एक की एज क्या है? x। तो अगर 5 सदस्यों की प्रेजेंट में एज का सम 210 है तो इन 3 को अगर और ऐड कर देंगे तो अब इनका सम कितना हो जाएगा? 210 + x + x + 8 + x + 16, इतना ऐड कर दिया। तो अब मेंबर्स कितने हो गए? 5 ये थे, 6 7वां ये 8वां, 8 मेंबर्स हो गए। लेकिन कह रहा है कि जो एवरेज एज है वो उतनी रहती है जितनी 9 साल पहले थी। 9 साल पहले कितनी थी? 33 साल। लेकिन मेंबर्स कितने हो गए? 8। तो 33 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एज आ जाएगी। तो इस तरीके से जब हम इसको देखेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 210 + x + x + x 3x + 8 and 16 24 इक्वल 8 3 जा 24 2 8 3 जा 24 and 2 24 and 2 26, ये आ जाएगा बच्चों। 210 and 24 234 हो गया। 234 + 3x इक्वल क्या हो गया? 264। अब 264 में 234 माइनस करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। और x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो कह रहा है सबसे छोटे नए सदस्य की आयु क्या है? तो सबसे छोटा जो नया सदस्य है, 3 सदस्य थे उसमें से सबसे छोटा जो सदस्य था वो क्या था? x साल का। और x की वैल्यू क्या आ रही है? 10। इट मीन्स उसकी एज क्या होगी? 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है? तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, 9 साल पहले इन 5 सदस्यों की एवरेज एज जो थी वो 33 थी। तो 33 × 5 कर दिया, मीन्स 165 ईयर्स हो गए। अब 9 साल पहले की बात है, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बच्चों 9 साल 9 साल 9 साल 5 सदस्यों की एज बढ़ेगी तो 9 5 जा 45 बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम प्रेजेंट में सम की बात करते हैं तो 165 में 45 ऐड होके कितना बन जाएगा? 210। प्रेजेंट में इन 5 मेंबर्स की एज का जो सम है वो 210 आएगा। अब 3 सदस्य जिनमें से एक की एज x है तो दूसरे की x + 8 होगी, तीसरे की x + 16 होगी, क्योंकि तीनों की एज में 8 साल का अंतर है क्रमागत क्रम से। तो अगर 5 सदस्यों की एज का सम 210 है तो उसमें 6वें 7वें और 8वें की जोड़ देंगे तो ये 8 सदस्यों की एज आ जाएगी। और इधर अगर हम एवरेज के बेस पे देखें तो इनकी एज का सम 33 × 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज अभी भी नहीं बदला है। तो 33 × 8, 5 और 3 नए सदस्य हो गए, 8 हो गए, तो 33 × 8 कर दिया। और इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 ईयर्स। ठीक है। और x की वैल्यू अगर 10 है तो सबसे छोटे सदस्य की एज पूछी जा रही थी, तो सबसे छोटा सदस्य यही है जिसकी एज x है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 10 ईयर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x + 1/x = 10
देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है? 10 है। तो कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 10 है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ अगर क्यूब कर दिया जाए तो क्यूब करने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करेंगे मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है? a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab तो 3x इंटू 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब 1000। कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 दिया तो 10 इंटू 30 हो गया इक्वल 1000 हुआ। तो इससे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 माइनस 30। कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 30। तो फाइनली x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 माइनस 30 दैट इज 970। तो इस तरीके से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 970, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो देखा आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल हमको क्या गिवन था? 10, बस हमने क्यूब कर दिया है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इधर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और इधर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। और इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 99, ab इक्वल 11, a is greater than 0 and b is also greater than 0, then the value of a cube plus b cube। कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 99 है और a b की वैल्यू 11 है। तो कह रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या होगी? जबकि a की भी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, b की भी वैल्यू क्या है? 0 से ज़्यादा है। तो चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 99 और a b इक्वल 11 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया है? 99 प्लस 2ab की वैल्यू क्या है? 11। तो 99 प्लस 22 कितना आ जाएगा? 121। मीन्स a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो 121 है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है? 11 है। तो पूछ रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान a क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। क्लियर है? चलिए तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू रखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब 11 का क्यूब, 11 का क्या हो गया? क्यूब माइनस 3ab, ab की वैल्यू कितनी है? 11 इंटू a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 11। a प्लस बी ये आ रहा है ना 11। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 इंटू 11 121 इंटू 3, 121 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 1331 माइनस 363 है ना। सॉल्व करेंगे तो 11 में से 3 8, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 12 में से 6 और ये 968। 968 बच्चों किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या किया गया है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 99 है, ab की वैल्यू पता है 11 है। वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी
होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 121, तो इससे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई 11 है, और हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इससे इसको सॉल्व कर लिया, a प्लस बी की वैल्यू रखी, 3ab की वैल्यू रखी, a प्लस बी की वैल्यू रखी, 11 का क्यूब 1331 होता है, माइनस ये बन जाएगा 121 इंटू 3 मीन्स 363, तो 1331 में 363 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 968। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 968, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meets at point O with the triangle. If angle BOC is given, then which among the given options is true? किसी त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। अगर BOC दिया गया तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? एक ट्रायंगल है ABC, ये है ट्रायंगल आपका ABC, A, B और ये C। कह रहे हैं इस कोण का B का एंगल बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, इस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं, ये O पर मिलते हैं, ये पॉइंट है O, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये बनता है आपका एंगल BOC इक्वल होता है, थ्योरम होती है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये होता है। क्लियर है? तो इस तरीके का अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 एंगल BOC इक्वल 92 जा 180 प्लस एंगल A, है ना। तो एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ माइनस में आ जाएगी, तो 2 एंगल BOC माइनस 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके का देखिए कोई ऑप्शन दिया है क्या, एंगल A इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल BOC माइनस 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल टू, इधर एक काम करते हैं 90 डिग्री माइनस BOC दिया है, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पर लाए थे तो ये हो जाएगा 2 एंगल BOC माइनस 180, अगर 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई भी ऑप्शन नहीं, इसको करेक्ट कर लो। इसका सही जो आंसर होगा एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा 2 एंगल BOC माइनस 180 डिग्री, ये होगा, या 2 अगर आप कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा एंगल BOC माइनस 90 डिग्री, और माइनस 90 डिग्री करके कोई ये दिया है एंगल A इक्वल टू BOC माइनस 90 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर चेंज कर दिया, ये तो सबको पता होता है, बस हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना था। तो जाहिर सी बात इस 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल BOC इक्वल 180 प्लस एंगल A हो गया। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 180 इधर आ जाएगा, तो एंगल इक्वल 2 एंगल BOC माइनस 180 आ जाएगा। बट इस तरीके का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो थोड़ा सा हम आगे और बढ़ गए और हमने क्या काम किया 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया 2 एंगल BOC माइनस 90 डिग्री, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। A train covers 60 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour more, it would have taken 10 hours less for the same journey. What is the speed of the train? एक रेलगाड़ी एक समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उस यात्रा को पूरा करने में 10 घंटे कम लगते। रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए रेलगाड़ी की जो स्पीड है हमने लेट कर ली, क्या है x है, स्पीड क्या लेट कर ली x, ये लेट कर लिया। अब बच्चों कितनी डिस्टेंस कवर करनी, 60 की स्पीड 60 किलोमीटर कवर कर रही x की स्पीड से, तो टाइम इतना लगेगा। फिर इतनी डिस्टेंस अगर कवर करती किस स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अब स्पीड हो गई x + 8। तो पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है।
पहले ज़्यादा टाइम लगेगा, अब स्पीड बढ़ गई तो अब कम टाइम लगेगा। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 10 आवर्स, 10 घंटे कम लगते हैं, इक्वल 10 कर दिया। ये 60 यहाँ पर ऊपर कॉमन हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 8 इक्वल 10/60 मीन्स 1/6 हो जाएगा, 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस x अपॉन नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 1/6। x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 48। सेम साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल 0। अब यहाँ पर 48 के ऐसे फैक्टर्स करने के 8 आ जाए तो 12 4 जा 48 होता है, 12 4 का डिफरेंस भी 8 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x। भाई देखो 12x माइनस 4x करोगे तो 8x आ जाएगा, माइनस 48 इक्वल क्या हो गया 0। अब एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 12 माइनस 4 कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल 0। x माइनस 4 x प्लस 12 इक्वल क्या हो गया 0। आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इससे x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और स्पीड कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 देखिए कहाँ पर आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। एक बार फिर से समझ लिए, स्पीड हमने लेट कर ली थी क्या है x किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर चलना था x की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा 60/x, क्योंकि टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड क्या है x, तो 60/x। फिर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई, बट दूरी तो वही है 60, तो 60/x प्लस 8 कर दिया, तो अब टाइम इतना लगेगा। इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था 10, तो दिस माइनस दिस कर दिया तो इक्वल 10 आ गया। इसके बाद 60 कॉमन हो गया जो कि अपॉन में आ जाएगा इधर। इसके बाद इसको बस सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू 4 आ रही है, और यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सही आंसर क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further decreased by 10%. What is the net increase or decrease percent in the number? एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए हमने लेट कर लिया कि जो नंबर हमारी थी वो क्या थी, एक्चुअल जो नंबर थी, नंबर हमारी क्या थी x थी। बच्चों x की जगह 100 ले लो, 100 थी, एक्चुअल नंबर हमारी 100 थी। पहले इसको क्या काम किया गया 30% कम किया गया। जब किसी चीज़ को 30% कम कर देते तो ये 70% बचती, मतलब 70/100। फिर 30% बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ाने का मतलब होता है 130% हो जाना, तो 130/100 हो गया। फिर 10% कम कर दिया गया, तो 10% कम करने का मतलब क्या होता है 90%, 90/100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 1 0 1 0 इस तरीके से, यहाँ पर 2 0 फिर से कैंसिल, 1 0 1 0 ये कैंसिल, कितना हो गया 13 7 जा 91 इंटू 9/10, कितना आ गया 9 1 जा 9 9 9 जा 81/10, कितना आ गया 81.9। 81.9 को अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 82, मतलब एक्चुअल नंबर थी 100 बट बची कितनी फाइनल 82, तो कितना कम हुआ 100 माइनस 82, कितना कम हो गया 18, और 18 क्या होता है 100 का 18% ही तो होता है, तो लगभग कितने परसेंट कम हो जाएगा 18%। 18% की क्या आ जाएगी कमी, और 18% की कमी देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा
जो एक्चुअल नंबर थी हमारी उससे 18% की कमी आ जाएगी। और कैसे किया गया, हमने बस नंबर को लेट कर लिया है 100, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि पहले इसको 30% कम किया गया, तो किसी भी नंबर को 30% कम करने का मतलब होता है 70% बचेगा, फिर 30% बढ़ा दिया गया तो 130% हो गया, फिर 10% कम कर दिया गया तो 90% हो गया। बस इसको फाइनली सॉल्व कर लिया तो यहाँ अप्रॉक्स कितना आ गया 82, मतलब एक्चुअल में था 100 बट फाइनली बच कितना रहा है 82, तो कितना कम हुआ है 18%। तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एन आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर्स। दिया गया दंड आरेख 5 वित्त वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु के आयात और निर्यात को टन में दर्शाता है। हल्का ब्लू कलर एक्सपोर्ट मतलब निर्यात है और डार्क ब्लू कलर मतलब इंपोर्ट मतलब आयात है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टेकन टुगेदर इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अपने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में किस वित्त वर्ष में आयात और निर्यात को मिलाकर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। आयात और निर्यात दोनों को मिला के देखना है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को मिला के देखें तो दोनों का सम यहाँ पर बच्चों कितना आ रहा है, यहाँ पर दोनों का सम आ रहा है 8 8 4 12 मतलब 2 3 1 4 2 6 और 6 8 14 1462। और इधर देखें तो कितना हो रहा है 6 4 10 मीन्स 0, 5 1 6 1 7 12 10 22 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है 6 7 1 8 6 3 9 16 11 27 हो रहा है 2798। यहाँ पर 1538 15 तो 8 3 11 मतलब 1 3 1 4 1 5 और 30 इतना हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 5 8 13 मतलब 3 5 1 6 16 13 29। तो अब ये टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा हमारे पास है, ये और ये। तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हुई है, ये 1400 से 2200 हो रहा है, मतलब 800 बढ़ रहा है लगभग। और 800 जो है वो 1400 का 50% से ज़्यादा होता है। यहाँ पर कम बढ़ रहा है 2730 2900। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ रहा है, यहीं पर बढ़ रहा है। 1400 से कोई चीज़ 1462 से 2270 हो, लगभग 800 बढ़ रहा है। और 800 1400 का 50% से भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर हो रही, 2014-15 में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन बच्चों। देखिए बहुत ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन में, ना तो अकेले इंपोर्ट की बात कर रहा था ना एक्सपोर्ट की बात कर रहा था। क्वेश्चन में बोला गया था आयात और निर्यात कुल मिलाकर, आयात को और निर्यात को कुल मिलाकर दोनों को देखना था। दोनों का जो सम है किस पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा था परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यहां से यहां पर देखा तो सबसे ज्यादा वृद्धि 50% के आसपास आ रही थी। बाकी जगह आप देखोगे तो 50% से काफी कम है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आ रही वो 2014-15 में रही पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि बेस में पिछला साल लेना। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा सन 2014-2015। तो ये था बच्चों इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये पेपर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। एक एक क्वेश्चन हमने भी बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं तुरंत अपने नेक्स्ट पेपर के साथ। तो इजाज़त दीजिए, हम लोग मिलते हैं नए पेपर के साथ। थैंक यू।